जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। आपका अपने YouTube चैनल अवनी सिंधी पॉइंट पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे जिसमें आधुनिक काल के भारतेंदु काल द्विवेदी काल पूर्ण हो गया है। आज हम छायावाद युग पढ़ेंगे जो तृतीय उत्थान काल के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक काल के कविता खंड की नई धारा के तृतीय उत्थान काल को छायावाद के नाम से जाना जाता है। जागरण घोर समर्थक पत्र था छायावाद का। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे 1920 को दिया जाता है, यानी 1920 ईस्वी में दिया था। श्रीधर पाठक ने इसका नाम स्वच्छंदतावाद किया। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में 4 लेखों की लेखमाला प्रकाशित कराई जिसका शीर्षक था हिंदी में छायावाद। छायावाद शब्द का प्रयोग व्यंग्यात्मक रूप से किया गया था, किंतु कालांतर में यह नाम इस युग के लिए रूढ़ हो गया। यानी शुरुआत में यह व्यंग्य के रूप में छायावाद नाम दिया गया था, बाद में इसके लिए रूढ़ हो गया यानी प्रसिद्ध हो गया। छायावाद को 2 विश्व युद्धों के मध्य की कविता भी कहा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 ईस्वी तक मानी है। छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सर्वप्रथम 1916 में प्रकाशित निराला की कविता जूही की कली में होते हैं। यानी किसकी कविता से होते हैं? निराला की कविता कौन सी थी? जूही की कली, जो 1916 में प्रकाशित हुई। 1918 में जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना जरना का प्रकाशन हुआ, जहां से छायावाद का आरंभ माना जाता है। 1939 में प्रकाशित पंत की रचना युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ होता है और छायावाद का अंत माना जाता है। युगवाणी से क्या होता है? प्रगतिवाद का आरंभ और छायावाद का अंत। प्रकाशन की तिथि 1939 ईस्वी। 5वां काव्य संकलन, इसमें मार्क्सवाद की व्याख्या प्रस्तुत की। कौन सी रचना में? युगवाणी में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने छायावाद के लिए स्वच्छंदतावाद काल नाम का प्रयोग करते हुए इसकी अवधि 1920 से 1938 ईस्वी तक मानी है। बच्चन सिंह ने छायावाद नाम इस काल में प्रकाशित कविताओं का तो प्रतिनिधित्व करता है, किंतु गद्य का नहीं, इसलिए इसका नाम स्वच्छंदतावाद काल होना चाहिए। ये बात किसने की? बच्चन सिंह ने। हिंदी में छायावाद का समर्थक आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को दिया जाता है। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद, प्रतिबिंबवाद, प्रतीकवाद, चित्रभाषा शैली, मधुचर्या आदि नामों से संबोधित किया है। तो शुक्ल ने कौन कौन से नाम दिए हैं? रहस्यवाद, प्रतिबिंबवाद, प्रतीकवाद, चित्रभाषा शैली, मधुचर्या आदि नाम। उन्होंने छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फेंटेसा समाटा से माना है। ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य शुक्ल ने छायावाद को रहस्यवाद, प्रतिबिंबवाद, प्रतीक, चित्र भाषा शैली और मधुचर्या आदि नामों से संबोधित किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद को व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का मान कहा है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को मोती की सी तरलता कहा है। तो जयशंकर प्रसाद ने तो मोती की तरलता कहा है और नंद दुलारे वाजपेयी ने आध्यात्मिक छाया माना है छायावाद को। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है, ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। छायावाद का नाम मुकुटधर पांडे ने दिया। छायावाद को स्वच्छंदतावाद बच्चन सिंह ने और डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है तब छायावाद की सृष्टि होती है। ये बात डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कही है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये बात डॉक्टर नगेंद्र ने की है। ये परिभाषा कई बार विपरीत दे देते हैं, सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह है, तो ये दूसरे कवि की हो जाएगी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का नहीं वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह है, ये रामविलास शर्मा ने कही है। छायावाद का पतन कृति के लेखक डॉक्टर देवराज हैं।
छायावाद के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला और छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार कहा जाता है। पंत की रचना पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र और छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। तो झरना तो क्या है? छायावाद की प्रयोगशाला। और पल्लव है छायावाद का घोषणा पत्र। कामायनी छायावाद का उपनिषद। प्रसाद पंत निराला को क्रमशः छायावाद का ब्रह्मा विष्णु और महेश कहा जाता है। प्रसाद पंत निराला की गणना छायावाद की वृत्तत्रयी के रूप में की जाती है। छायावाद की लघुत्रयी में महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा को सम्मिलित किया जाता है। कुछ विद्वान छायावाद की लघुत्रयी में भगवती चरण वर्मा के स्थान पर माखनलाल चतुर्वेदी को भी स्थान देते हैं। अगले छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म 1889 में, जन्म स्थान काशी, बनारस, वाराणसी में हुआ। आरंभ में ये कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करते थे। इनकी आरंभिक रचनाएं काशी से प्रकाशित इंदु में छपा करती थी। उर्वशी इनका काव्य है जो एक चंपू काव्य है। तो प्रारंभिक रचनाएं किस में छपती थी? इंदु में। ब्रज भाषा में रचित कविताएं चित्राधार में संकलित हैं। प्रेम पथिक जो 1913 में प्रकाशित हुई की रचना पहले ब्रज भाषा में की गई और बाद में इसे खड़ी बोली में प्रस्तुत किया गया। खड़ी बोली में रचित प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम है। यह भी 1913 में प्रकाशित हुआ। करुणालय गीति नाटक है जिसे हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम गीति नाट्य कौन सा है? करुणालय। झरना 1918 में प्रसाद जी की फुटकल रचनाओं का संग्रह है जो 1918 में प्रकाशित हुआ। झरना का द्वितीय संस्करण 1927 में प्रकाशित हुआ। झरना का द्वितीय संस्करण 1927 में प्रकाशित हुआ। महाराणा का महत्व 1914, प्रेम पथिक 1913 एतुकांत रचनाएं हैं जिनका मार्ग सिरदर पाठक दिखा चुके थे। प्रसाद जी की प्रथम विशिष्ट कृति आंसू 1925 में प्रकाशित हुई मानी जाती है। आंसू एक समर्थित काव्य है जिसमें वियोग श्रृंगार की प्रधानता है। आंसू आरबीएसई बोर्ड के अनुसार 1924 है, वैसे 1925 भी मानी जाती है। प्रसाद जी की अंतिम रचना कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ। कामायनी को छायावाद का गौरव ग्रंथ, छायावाद का उपनिषद और कालजयी रचना कहा जाता है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। कामायनी शैव दर्शन के प्रत्यभिज्ञ सिद्धांत पर आधारित रचना है। कामायनी को आधुनिक काल का तीसरा महाकाव्य माना जाता है। इसमें 15 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास प्रथम और साकेत द्वितीय महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास तो हरिऔध का है जिसमें 17 सर्ग हैं और 1914 में प्रकाशित हुआ। साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, 1931 में 12 सर्ग हैं। ये दूसरा महाकाव्य है। कामायनी में मनु मन का, श्रद्धा हृदय का, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है। अंतिम सर्ग इसका आनंद है। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा की गई है। कामायनी 15 सर्गों में विभक्त महाकाव्य है जिनका नामकरण मनोभावों के आधार पर किया गया है। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। शतपथ ब्राह्मण से प्रेरणा ली गई है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं जिन्होंने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध आदि सभी विधाओं में कार्य किया है। इनकी रचनाएं प्रसाद जी की चित्राधार, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, कामायनी, लहर और बब्बर वाहन है। पल्लव चित्रशाला, झरना को प्रयोगशाला कहा जाता है। कहानी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी।
ये इनके कहानी संग्रह हैं। अगले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जन्म 1899 से 1961 ईस्वी। जन्म स्थान महिसादल बंगाल में था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के उपनाम: दारागंज का संत, आधुनिक काल का गोरखनाथ, आधुनिक काल का कठिन काव्य का प्रेत, अद्भुत जिजीविषा का कवि, शक्ति साध्य कवि, ओज एवं औदात्य का कवि, अन्यतम मानवीय करुणा का कवि, विस्तृत सरोकारों का कवि, अन्यतम मानवीय करुणा का कवि, वेद श्रृंगार का कवि, ओठरदानी महाप्राण, ये गंगा प्रसाद पांडे ने कहा है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती में छापने से इसे इनकार कर दिया था। जूही की कली मुक्त छंद में लिखी गई हिंदी की प्रथम कविता मानी जाती है। निराला ने कविता को छंद के बंधन से मुक्ति प्रदान की। निराला के छंदों को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रबड़ छंद, केचवा छंद की संज्ञा दी है। ये भी कई बार एग्जाम में आता है। प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 में प्रकाशित हुआ। निराला के कहानी संग्रह लिल्ली में उनकी निराला जन्म तिथि 21 फरवरी 1899 प्रकाशित है। परिमल की भूमिका में निराला ने लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। निराला का जीवन आदि से अंत तक दुखपूर्ण व संघर्षमय रहा था। उन्हें अपने जीवन काल के में अनेक परिजनों की मृत्यु का दुख सहना पड़ा। अपने व्यक्तित्व की अखंडता और अंतर विरोधों के कारण छायावादी कवियों में सर्वाधिक विवादित रही। पुत्री सरोज की मृत्यु 1933 में निराला को झकझोर दिया। सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष बाद 1935 में सरोज समर्ति की रचना की। सरोज समर्ति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन है? सरोज समर्ति। निराला ने सुधा, समन्वय, मतवाला का संपादन किया। निराला पर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद का प्रभाव था। समन्वय रामकृष्ण मिशन का पत्र था। मतवाला के संपादक नियुक्त होने पर सूर्यकांत त्रिपाठी ने अपना उपनाम मतवाला की तर्ज पर निराला रख लिया था। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की झलक सर्वप्रथम निराला की कविताओं में दिखाई देती है। यानी तीनों कालों की छायावाद, प्रगति और प्रयोग की झलक निराला के काव्य में दिखाई देती है। निराला की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है। 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा को निराला की आत्मकथापरक रचना माना जाता है। इस पर बंगला भाषा का कृतिवास रामायण का प्रभाव है। राम की शक्ति पूजा को आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने गाथा काव्य कहा है। तुलसीदास के माध्यम से निराला ने भारतीय जीवन मूल्यों की स्थापना की है। तुलसीदास को कठिन छंद विधान का प्रतिमान माना जाता है। अंग्रेजी ढंग की कविताओं की ओर निराला सबसे पहले आकर्षित हुए। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। किस छायावादी कवि की कविताओं को प्रयोगों का एल्बम कहा जाता है? निराला की कविताओं को। छायावादी कवियों में निराला में पुरुषोचित गुण सबसे अधिक था। ये बात बच्चन सिंह ने कही है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में और कोई नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संगीत को काव्य और काव्य के को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह तोड़ती पत्थर, विधवा, भिक्षुक, दीन, कुकुर मुक्ता, गरम पकौड़ी, रानी और कानी, मास्को डायलॉग आदि निराला की प्रगतिवादी रचनाएं हैं। मैंने मैं शैली अपनाई का उद्घोष करने वाले प्रथम कवि निराला हैं। इनके काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांदे काकली ये इनके काव्य संग्रह हैं। और जो सांदे काकली अंतिम है जो इनकी मृत्यु के उपरांत प्रकाशित हुआ। राम की शक्ति पूजा 1936 में, सरोज समर्ति 1935 में और तुलसीदास 1938 में प्रकाशित हुए थे। सरोज समर्ति व राम की शक्ति पूजा अनामिका के अंतिम भाग में संकलित है।
प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, दिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, ये राम की शक्ति पूजा से ली गई है। दुख ही जीवन की कथा रही, ये सरोज समृद्धि से लिया गया है। अगले छायावादी कवि हैं पंत, सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म 1900 ईस्वी में ग्राम केवसानी, जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड में हुआ। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। जन्म के कुछ घंटों बाद मातृ स्नेह से वंचित हो गई। असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर अध्ययन बीच में ही छोड़ा। इन्हें शब्द शिल्पी कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का कोमल चितेरा आदि नामों से जाना जाता है। प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई। प्रथम प्रौढ़ रचना पल्लव 1928 में प्रकाशित। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला, छायावाद का घोषणा पत्र और छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द, भाव आदि का विचार व्यक्त किए। पल्लव की भूमिका में ही खड़ी बोली का समर्थन किया। पंत की अंतिम छायावादी रचना गुंजन मानी जाती है। पंत जी ने विभिन्न धाराओं में साहित्य सर्जन किया। छायावाद से काव्य यात्रा आरंभ करने वाले पंत कालांतर में प्रगतिवाद, तत्पश्चात अरविंद दर्शन के मानवतावाद की ओर उन्मुख हुए। पल्लव पंत का तीसरा कविता संग्रह है। 32 कविताओं का संग्रह 1918 से 1925 के बीच लिखी गई। पल्लव बिल्कुल नए काव्य गुणों को लेकर हिंदी साहित्य जगत में आया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बच्चन सिंह ने युगांत को छायावाद के अंत का घोषणा पत्र कहा है। पंत जी को प्रगतिवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो युगांत को छायावाद का अंत किसने माना है? बच्चन सिंह ने। 1939 में प्रकाशित युगवाणी से प्रगतिवाद का आरंभ माना जाता है। तो प्रगतिवाद का आरंभ युगवाणी से माना जाता है। युगवाणी पर गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों का प्रभाव पाया जाता है। युगवाणी में पंत जी ने गद्य गीत कहा है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है, जिसके लिए पंत जी को सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? लोकायतन के लिए। उच्छ्वास, वीणा, ग्रंथि, गुंजन, पल्लव आदि पंत की छायावादी रचनाएं हैं। ग्रंथि असफल प्रेम की कहानी है। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, उत्तरा, रजत शिखर आदि पंत जी के मुक्तक काव्य हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या में प्रगतिवादी रचनाएं संकलित हैं। छायावाद के भीतर माने जाने वाले सब कवियों में प्रगति के साथ सीधा प्रेम संबंध पंत जी का ही दिखाई देता है। ये बात रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो प्रगतिवादी रचनाएं किसमें है? युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में। पंत की कृतियां हैं चिदम्बरा, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णदुली, स्वर्णकिरण, उत्तरा, रजत शिखर, अंतिमा वाणी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, उच्छ्वास, गिरजे का घंटा इनकी प्रथम कविता थी। चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए 1968 में पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला? चिदम्बरा पे। ज्ञानपीठ से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार पंत हैं। 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें 3 पुरस्कार मिले, एक लोकायतन पर, एक चिदम्बरा पर और एक कला और बूढ़ा चांद पर। खादी के फूल कृति के लेखक पंत व बच्चन हैं, यानी दोनों ने मिलकर लिखी थी खादी के फूल, सुमित्रानंदन पंत और बच्चन ने। पंत की आत्मकथा 60 वर्ष एक रेखांकन शीर्षक से प्रकाशित हुई। रूपा पत्रिका का संपादन किया। प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। वियोगी होगा पहला कवि, प्रथम रश्मि का आना, रंगनी तूने कैसे पहचाना, जन मन में वहन कर सको मेरे विचार, वाणी मेरी तुम्हें चाहिए क्या अलंकार। ये ग्राम्या से ली गई है, पंत की पंक्तियां हैं। तो आज के वीडियो में साथियों इतना ही। इससे आगे के हम कल पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।